हेलो गाइस, सो नेक्स्ट टॉपिक है माइकलसन इंटरफेरोमीटर यानी व्यतिकरण मापी के अनुप्रयोग। सो चलो इनको देखते हैं कि जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर है उसके क्या यूसेस है। देखिए, सबसे पहले यूसेस तो है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है उसकी वेवलेंथ ज्ञात करना, एक वर्णी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना। क्या? सबसे पहले तो एक चीज सुनो। देखिए, माइकलसन इंटरफेरोमीटर है, उसमें सारा का सारा सीन है वो किस चीज का है? सारा का सारा सीन है वो इस चीज का है कि अगर दीप्त फ्रिंज तो तब बनेगी जब 2d cos थीटा है वो इक्वल हो किसके? n+1 लैम्डा बाई 2 के, n+1 बाई 2 लैम्डा के। और 2d cos थीटा है वो जब n लैम्डा के इक्वल होगा तो ये अदीप्त फ्रिंज बनेगी। अगर हम किरणों को अभिलंब आपतित करवाते हैं तो उस कंडीशन में cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा या थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। तो cos 0 1 उस कंडीशन में यदि किरणों को अभिलंबत, ठीक है, ये अभिलंब है, मान लो इस सरफेस पे इस अभिलंब के अनुदिश किरणें आए तो अगर यहाँ से आ रही है तो फिर थीटा, यहाँ से आ रही है तो ये थीटा कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो जो किरणें हैं उनको अभिलंबत आपतित करवाया जाए तो उस केस में जो आपका cos है वो 1 हो जाएगा, यानी 2d है वो एक कंडीशन में इक्वल होगा n+1 बाई 2 लैम्डा और एक में इक्वल होगा किसके? n लैम्डा। आप एक चीज देखो, ये 2d है ये बराबर है n लैम्डा प्लस में 1 बाई 2 लैम्डा, यानी 2d है वो n लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 और यहाँ 2d n लैम्डा। तो दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंज के बीच में जो सारा खेल है वो किसके कारण हो रहा है? लैम्डा बाई 2 के। अगर दूरी जो दोनों किरणें तय करती है उनमें लैम्डा बाई 2 का गैप और आ जाए तो उस कंडीशन में सेंटर पर अगर पहले से दीप्त फ्रिंज बनी हुई है तो अदीप्त बन जाएगी, अगर पहले से अदीप्त बनी हुई है तो दीप्त बन जाएगी। ठीक है, तो सारा केस है वो किसका है? लैम्डा बाई 2 का। हम क्या करते हैं, हम जो अपना दर्पण है, ठीक है, हम जो अपना दर्पण है, कौन सा भी दर्पण, चाहे M2 दर्पण चाहे M1 दर्पण, उसको लैम्डा बाई 2 से आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है, अगर हम लैम्डा बाई 2 से उसको आगे पीछे कर देते हैं तो उस केस में जो M2 की इमेज है और ये M1 है, इसको मान लो लैम्डा बाई 2 आगे पीछे कर दिया, तो उस केस में ये डिस्टेंस d थोड़ी रह जाएगी, ये या तो हो जाएगी d प्लस लैम्डा बाई 2 या हो जाएगी d माइनस लैम्डा बाई 2। देखिए, ये लैम्डा है ये बहुत छोटा होता है प्रकाश का, तो हम जनरली इसको लैम्डा बाई 2 आगे पीछे नहीं करते, हम इसको n लैम्डा बाई 2 आगे पीछे करते हैं। फिर लैम्डा बाई 2 का पूर्ण गुणज 100 200 500 इतने गुणा आगे पीछे करते हैं। मान लो हम d प्लस x आगे पीछे करते हैं, ठीक है, और उस केस में इतना आगे पीछे करके वापस कैसी फ्रिंज बनवा लेते हैं? या तो दीप्त फ्रिंज बना लेते हैं या अदीप्त फ्रिंज बना लेते हैं। मान लो वापस अदीप्त फ्रिंज बना दी, क्या करके? d प्लस एक्स करके। तो मान लीजिए, वैसे भी आपको पता है कि जो न्यूटन वलय होता है और जो ये फ्रिंजों वाला ये माइकलसन व्यतिकरण मापी होता है, इन दोनों में सेंटर पर कैसी फ्रिंज बनती है? काली फ्रिंज बनती है, अदीप्त फ्रिंज बनती है। और अब आपने इस d को प्लस एक्स करके इस दूरी को, और आपने वापस nv की बजाय मान लो n प्लस nv क्या बना ली? अदीप्त फ्रिंज बना ली। सेंटर पे फ्रिंजें आगे पीछे खिसक गई और अब सेंटर पर n प्लस nv फ्रिंज बन रही है। इसमें से इसको घटा दो, 2d में से 2d कैंसिल हो जाएगा 2x, इसमें से n लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, कितना बच गया? तो लैम्डा कितना आ जाएगा? 2x बाय। अब देखिए,
जो हमें एक वर्णी प्रकाश स्रोत की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। ये जो n है ये है पहले जो अदीप्त फ्रिंज बन रही थी वो अब कहाँ चली गई, और जहाँ भी गई है और पहले जहाँ पर थी उनके बीच फ्रिंजों का अंतर वो क्या है n, ये हम गिन लेंगे। x है वो दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी है इसमें, तो ये दूरी है ये निकाल ली जाती है और इसकी वैल्यू रख के हम लोग एक वर्णी प्रकाश स्रोत है उसकी क्या निकाल देते हैं, तरंग दैर्घ्य निकाल देते हैं। तो आई होप गाइज आपको पल्ले पड़ा होगा कि हम लोग माइकलसन इंटरफेरोमीटर है उससे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक वर्णी प्रकाश स्रोत की तरंग दैर्घ्य। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको मैं रेज करता हूँ। दूसरा एप्लीकेशंस है वो देखते हैं। देखिए दूसरे केस में सेकंड एप्लीकेशन है स्पेक्ट्रमी रेखाओं की मोटाई ज्ञात करना। देखिए मान लो आपने कोई स्पेक्ट्रम ले लिया, ठीक है, और उस स्पेक्ट्रम के अंदर ये λ1 है ये λ2 है और आपको ये फाइंड करना है कि इन दोनों लैम्डास के बीच में कितना गैप है। ठीक है, बात को समझिए दोबारा। आपने किसी पदार्थ का या किसी चीज़ का स्पेक्ट्रम लिया, मान लो आपने सोडियम लाइट से लिया, नियोन लाइट से लिया, तो देखिए नियोन लाइट भी बहुत टाइप की होती है। आप एक वर्णी प्रकाश स्रोत भी ले लोगे ना सोडियम लैंप का, तो सोडियम भी है वो भी 2368 से 2370 है, उनके बीच की वैल्यू छोड़ता है, बट इसके बीच में भी 2 एंगस्ट्रॉम का अंतर आ गया। बट ये अंतर काफ़ी कम होता है तो ये नंगी आंखों से नहीं दिखता, बट ये अंतर है ये स्पेक्ट्रमी रेखाओं को मोटा कर देता है, पढ़ने में अस्पष्ट कर देता है। अगर इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की मोटाई का पता लगा लिया जाए या दो पास पास वाली स्पेक्ट्रमी रेखाओं का पता लगा लिया जाए तो इससे पता चल जाएगा कि जो सोडियम लैंप लिया है उसके अंदर इतनी अपारदर्शिता है, मतलब उसकी जो वेवलेंथ है वो कांस्टेंट ना होके इतनी वेरी कर रही है। तो उस केस में हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो स्पेक्ट्रमी रेखा है उसकी मोटाई को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सोडियम लैंप है उसके सामने M1, M2, M1 मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, मिरर रखते हैं और डायग्राम वगैरह बना लेते हैं, फ्रिंजे बना लेते हैं। फिर इनमें से कोई एक मिरर है, या तो M1 वाला मिरर या M2 वाला मिरर, उसको स्लाइटली थोड़ा सा घुमाते हैं और इस हिसाब से घुमाते हैं कि जो फ्रिंजे हैं वो या तो पहले की बजाय धुंधली दिखने लगे या पहले की बजाय क्या दिखने लगे, अस्पष्ट दिखने लगे। अब देखिए जब फ्रिंजे हैं वो पहले की बजाय जो फ्रिंजे हैं वो पहले की बजाय अस्पष्ट बने या पहले की बजाय जो फ्रिंजेस है वो थोड़ी सी ओड बने, अलग बने, तो उस केस में होता क्या है, फ्रिंजे हैं वो विस्थापित हो जाती है। देखिए मान लो ये कोई फ्रिंजेस बनी है किसी एक्सपेरिमेंट में माइकलसन इंटरफेरोमीटर के, और ये आपको किसी तरंग दैर्घ्य सोडियम लैंप की कोई तरंग दैर्घ्य λ1 के लिए आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, बिल्कुल डिप दिखाई दे रही है। तो उसके लिए शर्त क्या होगी, 2D बराबर n1 + 1/2 और λ1। अब आप जो दर्पण है इधर वाला या ऊपर वाला, इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे घुमाते हो और घुमाने से मान लो ये फ्रिंज है ये थोड़ी सी विस्थापित होकर अंदर आ जाती है या बाहर आ जाती है। ठीक है, तो उस केस में ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है, आपने दर्पण को विस्थापित नहीं किया है, सिर्फ घुमाया है,
तो ये इनके बीच की डिस्टेंस तो 2d ही रहेगी, बट फ्रिंज आगे पीछे खिसक जाएगी तो यहाँ n1 फ्रिंज नहीं आएगी, कोई और आ जाएगी n2 और 1/2। और देखिए अगर फ्रिंजें आपको अस्पष्ट दिखाई दे रही है तो इसका मतलब जो सोडियम लैंप की जो मूल तरंगदैर्घ्य है उसका उपयोग नहीं हुआ है, उसके आसपास की कोई तरंगदैर्घ्य का उपयोग हुआ है, और वो कितना आ गया λ2। तो ऐसा आपको पता होना चाहिए। ये दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है जिनसे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हाँ भाई ये जो सोडियम लैंप है उसके आसपास ये कितनी तरंगदैर्घ्य से कितनी तरंगदैर्घ्य तक वेरी कर रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो ये दर्पण है इसको पहले थोड़ा सा क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो सोडियम लैंप है वो लैम्डा से λ1 की ओर बढ़ता है, और फिर जो λ1 है इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज, मान लो बिल्कुल अस्पष्ट हो गई, फ्रिंजें दिखना ही बंद हो गई, फिर वापस उल्टा चलते हैं क्लॉकवाइज तो देखते हैं ये λ2 पे जाके वापस स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि जो सोडियम लैंप है उसकी परास है वो λ1 से λ2 के बीच में है। और उसके लिए हमने फ्रिंजों के लिए ये वाला जो डेरिवेशन है इसको हमने क्या किया है, जनरेट किया है। अब की बार आप क्या करते हो, अब की बार आप जो दर्पण है उनको थोड़ा सा आगे पीछे करते हो। ठीक है, जो दर्पण आपके हैं उनको थोड़ा सा आगे पीछे करते हो, और इसके कारण उनके बीच की डिस्टेंस है वो d ना रह के मान लो चेंज हो गई 2x। ठीक है, और मान लीजिए जब आपने इस हिसाब से चेंज किया तो एक बार तो आपको पहली फ्रिंज है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थी λ1 वाली तरंगदैर्घ्य के लिए, और एक बार आपको इससे अगली फ्रिंज है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थी किसी और तरंगदैर्घ्य के कारण। क्योंकि मान लो पहले आपको कोई फ्रिंज है वो स्पष्ट दिखाई दे रही है तो वो किसी तरंगदैर्घ्य के लिए दिखाई दे रही है λ1 के लिए, फिर आप दोबारा थोड़ा वो दर्पण को घुमाते हो और वापस आपको कोई फ्रिंज स्पष्ट दिखाई देती है इसके आगे, ये वाली अगले वाली या इसके पिछले वाली, तो वो अगली फ्रिंज आपको पक्का स्पष्ट दिखाई दे रही है किसी और तरंगदैर्घ्य के कारण, λ2 के कारण। तो ये दोनों रिजल्ट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब इन रिजल्ट से आप कर सकते हो, ठीक है, इन रिजल्ट से आप ये निकाल सकते हो कि आपका जो मतलब क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रमी रेखाओं की मोटाई है वो कितनी होगी। आप इनको कंबाइन लिख लीजिए, 2x है वो इक्वल होगा n λ1 के या फिर n+1 λ2 के। ठीक है, इतना कर लोगे। अब उसके बाद इस रिजल्ट्स को काम में लीजिए, n λ1 बराबर n λ2 इसमें λ2, n λ1 माइनस λ2 किसके इक्वल आया, λ2 के। अब एक बार यहाँ से गौर करो इस वाले पे, इस वाले के अंदर n है वो कितना आ सकता है, वो आ सकता है 2x अपॉन में λ1। तो यहाँ से n की जगह आप वैल्यू रख लीजिए 2x अपॉन में λ1 और λ1 माइनस λ2 और इनटू में λ2। तो λ1 माइनस λ2 कितना आया, λ1 λ2 और बटे में 2x। अब देखिए ये जो λ1 और λ2 है, मान लो सोडियम के लिए 6000 से 7000 एंगस्ट्रॉम है, तो इनके बीच का जो माध्य होता है, मतलब ये जो तरंगदैर्घ्य इनमें ज़्यादा फर्क नहीं होता, यानी हम जो इनका माध्य है उसको जीपी के अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर रूट λ1 λ2। ऐसा आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा, जब दो क्वांटिटीज़ के अंदर ज़्यादा फर्क नहीं होता तो उनको हम लोग समांतर माध्य या गुणोत्तर माध्य द्वारा लिख सकते हैं। तो λ1 λ2 की जगह आप लिख सकते हो लैम्डा का स्क्वायर, तो λ1 माइनस λ2 आ गया लैम्डा स्क्वायर अपॉन में 2x। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे यूज़ करना है। अगर आपको स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंगदैर्घ्यों के बीच का अंतर निकालना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप जो आप प्रकाश स्रोत ले रहे हो उसके ऊपर
देखिए कितनी वेवलेंथ लिखी हुई है, ठीक है। फिर आप ये देखिए कि आप दर्पणों को थोड़ा बहुत घुमाते हो, ठीक है, आगे पीछे करते हो, तो उस केस में कितनी डिस्टेंस पे फ्रिंजें हैं वो वापस स्पष्ट दिखाई देना स्टार्ट होती है। मान लीजिए एक दर्पण ये M1 है, एक दर्पण M2 है। अगर M1 को ऊपर ले जाओगे तो फ्रिंजें धीरे धीरे अस्पष्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगी, और एक बिंदु पर किसी और तरंग दैर्घ्य के कारण, यहाँ मूल तरंग दैर्घ्य लैम्डा के कारण स्पष्ट दिखाई दे रही है, यहाँ किसी तरंग दैर्घ्य λ1 के कारण स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। नीचे किसी बिंदु के लिए आप मान लो λ2 के लिए वापस आपको स्पष्ट दिखाई देने लग जाती है, और इसके बीच का गैप है वो निकाल लो आप स्क्रू गेज वगैरह से, या जो आपका अपरेटस होता है माइकलसन इंटरफेरोमीटर, उसके ऊपर भी काफ़ी लगे होते हैं, ठीक है, अपरेटस। जैसे मैं नाम बताऊं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मीटर गोज होता है यार, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं देख के बताता हूँ। नहीं पता आप, ठीक है, मीटर गोज होता है ऐसे। आप इमेज सर्च करना गूगल पे, आपको उसके अंदर दिख जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ऐसे मीटर गोज होता है, दर्पणों के पीछे ऐसे नट से लगे होते हैं लोहे के, उनको घुमाते हैं तो उनके ऊपर नंबर लिखे होते हैं कि ये इतना आगे पीछे गया है, उसी को बोलते हैं मीटर गोज या सर्कुलर गोज। तो एनीवे उन सर्कुलर गोजेस के बीच का डिस्टेंस है वो 2x होगा, उसकी वैल्यू रख लीजिए और यहाँ से निकाल लीजिए λ1 माइनस λ2। तो आई होप गाइज आपको क्लियर हुआ होगा दो निकटवर्ती स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बीच की तरंग दैर्घ्यों को कैसे कैलकुलेट करना है। कर लोगे इसको, ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, आगे बताता हूँ तीसरा एप्लीकेशन, इसको इरेज करते हैं फिर आगे करते हैं। सो देखो, तीसरा है किसी पतली स्लिट की मोटाई ज्ञात करना। देखिए, अगर कोई पतली स्लिट की अगर आपको मोटाई ज्ञात करनी है तो उसके लिए आप क्या कीजिए, उसके लिए आप ये जो M1 दर्पण है और ये जो M2 दर्पण है, इनके बीच में उस स्लिट को लाके रख दो, और मान लो इस स्लिट का अपवर्तनांक कितना है, म्यू। अब एक किरण इसके अंदर से होके जाती है, एक इसके अंदर से नहीं होके जाती है। मान लो इस पट्टिका की मोटाई कितनी है, t। तो जो इसके अंदर से जाएगी उसको कितना रास्ता ट्रेवल करना पड़ेगा, म्यू t, ये मेरा बताया हुआ है। और जो नहीं जाएगी उसको कितना रास्ता ट्रेवल करना पड़ेगा, सीधा t। तो कुल मिला के जो पथांतर है वो इतना क्रिएट हो जाएगा t μ-1 दोनों किरणों में। और मान लीजिए ये जो दो पट्टिकाएं हैं इनके बीच में पहले d डिस्टेंस था, ठीक है, और आप इस पट्टिका को हटा लो और फिर आप इन दोनों को आगे पीछे करो, तो आपको सेम पट्टिका वाला प्रभाव ही देखने को मिलता है जब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाती है, मान लो x। तो नॉर्मली आप इनके बीच का पथांतर कितना बोलते हो, 2d, लेकिन इनके बीच का पथांतर तो मोटाई की पट्टिका रखने पर कितना हो गया, वो हो गया t μ-1। और 2d की तरह ही मान लो जब आपने पट्टिका को हटा के उसके तुल्य इनको आपस में बदला तो इनके बीच में कितना पथांतर देखने को मिला, 2x। तो सीधी सी बात है, जो पट्टिका t μ-1 है उसके तुल्य पथांतर है 2x, और यहाँ से ये μ-1 निकल जाएगा 2x/t और म्यू निकल जाएगा 2x/t + 1।
जो कि किसी स्लिट या किसी पट्टिका की मोटाई के लिए व्यंजक है। तो आई होप गाइस आप इसको कर लोगे, ऐसे आपको करना है। क्लियर है इतना? ठीक है भाई। तो एनीवे ये डिस्टेंस x ही मान लो यार, 2x क्या मान रहे हो, ऐसा कुछ, ठीक है, x डी प्लस में। आई होप गाइस आपको ये क्लियर हुआ और ये सब था, ठीक है। और बताऊं कुछ? उसके बाद है न्यूटन की फ्रिंजेस और माइकलसन फ्रिंजेस में डिफरेंस। तो चलिए ये डिफरेंस है ये करवाते हैं और आगे फिर बस आज इतना ही करते हैं, डिफरेंस कराते हैं। So difference between Michelson and Newton fringes। देखिए अगर माइकलसन और न्यूटन की फ्रिंजेस की बात करें तो जो माइकलसन फ्रिंजेस हैं उनके बीच में सच्ची में हवा हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। यानी M1 दर्पण और M2 की इमेज M2 डैश के बीच में चाहे हवा ना हो चाहे हो, ये एक आभासी हवा की फिल्म की तरह काम करती है। लेकिन जो न्यूटन वाला एक्सपेरिमेंट होता है उसमें सच्ची में फिल्म होती है बीच में एयर की, ठीक है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है, एक तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। दूसरा देखिए जो आपका न्यूटन वाला है उसमें बीच में बस एक हमेशा एक ये वाला मान लो, एक ये वाली सरफेस है, एक इसके ऊपर समतलोत्तल लेंस है, इनके बीच में हमेशा एक ऐसी पट्टिका बनती है और एकदम मतलब समांतर पट्टिका बनती है और उसके कारण जो फ्रिंजें बनती है वो वर्ताकार होती है और समान मोटाई की होती है। लेकिन इसमें परवलयाकार भी बनती है, अति परवलयाकार भी बनती है, लोकल फ्रिंजेस भी बनती है, सर्कुलर भी बनती है। तो इनके बीच में जो फ्रिंजें बनती है उनको बोलते हैं वेज्ड फ्रिंजेस। एक ये डिफरेंस है, इसमें झुकी हुई या उठी हुई फिल्में भी बनती है, इसमें वर्ताकार फिल्में बनती है, किसमें? न्यूटन वाले में। तीसरा फर्क है उसमें जो R था वो N के प्रोपोर्शनल था न्यूटन वाले में, लेकिन इसमें N और R है वो ऊपर नीचे आ रहे हैं। तो न्यूटन वाले में फ्रिंजें हैं वो अगर उच्च ऑर्डर की है तो उनकी त्रिज्या बढ़ती जाती है, लेकिन इसमें उच्च ऑर्डर की फ्रिंजेस हैं उनकी त्रिज्या कम होती जाती है। उसके अलावा एक फ़र्क ये भी था कि उसमें जो सेंट्रल फ्रिंज थी, बीच वाली फ्रिंज, उसके लिए n 0 होता है, इसमें सेंट्रल फ्रिंज के लिए n इन्फिनिटी होता है। क्योंकि देखो एक चीज़ बताऊँ, सेंटर फ्रिंज है उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए? 0। सही बात है, बीच में जो फ्रिंज होगी उसकी तो रेडियस होगी नहीं। ये कोई सर्कल है, इसके बीच में ये यहाँ कैसे रेडियस नापोगे? इसकी चलो इतनी नाप लोगे, इसकी इतनी नाप लोगे, बीच वाले की तो 0 होगी, तो R 0। अब देखिए मुझे भी याद नहीं, लेकिन इसमें R का जो निकाला था वो √1/n कुछ था। और कोई भी चीज़ को अगर 0 करना है तो उस किस बटे में क्या करना पड़ेगा? अनंत, क्योंकि 1/अनंत ही तो क्या होता है? 0 होता है। तो रेडियस को अगर 0 करना है तो इसको बहुत बड़ा करना पड़ेगा अनंत की ओर। तो इसमें जो शून्य क्रम की फ्रिंजेस होती है उसके लिए n कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। और फिर जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं n का मान कम होता जाता है, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना दोनों ही जो है ना, न्यूटन वाले हैं और जो ये कौन सी जो ये मतलब माइकलसन वाली है, उसमें जो दूर वाली फ्रिंजेस होती है उनमें गैप कम ही होता है, कम होता जाता है आगे आगे गैप। लेकिन n इनमें उल्टा है, जैसे इसमें तो इसके लिए n अनंत होता है, इसमें लगातार n घटता जाता है, और न्यूटन वाले में n है वो बढ़ता जाता है। बाकी फ्रिंजेस के बीच का गैप है वो दोनों के अंदर लगातार क्या होता है? कम होता जाता है, दोनों में ही। और बताऊं फ़र्क? और तो बुक में लिख रखा है, पढ़ लेना। जो न्यूटन वाली फ्रिंजें हैं उनको फीजो फ्रिंजेस कहते हैं,
फ्रिंजेस, जबकि ये जो है कौन सी माइकलसन इंटरफेरोमीटर वाली, इनको हैंडीजर फ्रिंजेस कहते हैं। एक ये वाला भी फ़र्क है। और अगर फ़र्क बताऊं तो जो न्यूटन वाली फ्रिंजेस हैं उनको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, ठीक है, जबकि वो दूसरी कौन सी थी, गाइस थी तो सही, माइकलसन इंटरफेरोमीटर वाली फ्रिंजेस हैं उनको टेलीस्कोप से देखते हैं, दूरदर्शी से देखते हैं। इसके अलावा और अंतर तो कुछ नहीं है, ठीक है, बस इतना ही है। उसमें जो फिल्म बनती है ना न्यूटन वाले में, उसमें जो फ्रिंज बनती है वो इनके बीच में बनती है, और जो ये वाला है ना माइकलसन वाला, इसमें दो किरणें अनंत पे मिलती है, इनको कोई उत्तल लेंस से भले ही मिला लो तो इनमें अनंत पे फ्रिंजेस बनती हैं। तो ये सब अंतर थे किसमें, न्यूटन फ्रिंजेस में और माइकलसन फ्रिंजेस में। आई होप गाइज आपको क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।